आपने इस साल 27 गाड़ियां, अगर मैं गलत नहीं हूं, जिसकी बात कही थी, जिनमें से 4 आ चुकी हैं, यानी 23 गाड़ियां अभी और आनी हैं। इसमें से जो 27 मॉडल हैं, इसमें से 6 बिल्कुल ब्रांड न्यू कार्स हैं जो इंडिया में नहीं हैं, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। 4 गाड़ियों में बहुत मेजर चेंज लेके आ रहे हैं, तो 10 गाड़ियाँ तो बिल्कुल मतलब नई / बिग चेंजेस हैं। 17 गाड़ियाँ स्पेशल एडिशन हैं। Q1 आपके लिए बहुत अच्छा रहा। हाइलाइट्स क्या रहे सर? पहले मैं नंबर्स बता दूं, 4567, 4567, बड़ा आसान है नंबर याद करना, विद 17% ग्रोथ। अगले जो क्वार्टर्स हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो ग्रोथ आपने देखी है ये सस्टेन रह पाएगी? वैसे तो थैंकफुली आज सुबह का जो सीज फायर हुआ है उसके कारण आपने देखा स्टॉक मार्केट बहुत बढ़ गया है। आई होप ये सिचुएशन ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो पेंट अप डिमांड है अभी इस समय जो लोग रुके हुए हैं इस सिचुएशन के कारण, जब वो वापस आएंगे तो मुझे लग रहा है ग्रोथ और भी अच्छी होगी। आज जो खबर आई उसके बाद थिंग्स आर लुकिंग अ लिटिल बेटर, वी कैन थिंक ऑफ अ बेटर फ्यूचर अहेड। बट इफ़ अगर कोई टर्न अराउंड होता है और वापस उसी स्थिति पे जाते हैं, और जैसा कि आपने कहा कि सिचुएशन अगर बुरी हो जाती है, तो इस देर प्लान बी? देखिए, प्लान बी में ये है, जैसे नए प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट हम एक्सपैंड कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज है, और अभी हमने यूज्ड कार के ऊपर भी फोकस बढ़ा दिया है, जिसमें हम पुरानी गाड़ी अगर आती है तो हम उसको ख़रीद के नई गाड़ी बेच रहे हैं। नमस्कार, एक बड़े ख़ास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हरदीप बरार, प्रेसिडेंट BMW इंडिया। और आखिरी पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी तब हमारी बात हुई थी कि रेस टू द टॉप जो है वो कैसी है, और वो जो नंबर 1 पहुंचने का सिलसिला है वो किस तेज़ी से चल रहा है। और जो आंकड़े नज़र आ रहे हैं, ये फर्स्ट क्वार्टर आंकड़े जो बहुत ही अच्छे नज़र आए BMW के, बेस्ट एवर रिजल्ट्स आप कह सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर के, और उसी पे ज़्यादा बातचीत करेंगे। BMW के आगे के प्लान क्या हैं ये भी पता करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। हरदीप सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। फैंटास्टिक रिजल्ट इफ आई से। Q1 आपके लिए बहुत अच्छा रहा। हाइलाइट्स क्या रहे सर? देखिए, पहले मैं नंबर्स बता दूं, 4567, 4567, बड़ा आसान है नंबर याद करना, विद 17% ग्रोथ। और इसका श्रेय मैं दूंगा हमारे जो हमने 4 नए प्रोडक्ट लॉन्चेस करे हैं Q1 के अंदर, और इसके अलावा जो भी न्यूज़ चल रही थी अबाउट द क्रूड प्राइसेस गोइंग अप और फ्यूल प्राइसेस गोइंग अप आफ्टर इलेक्शंस, तो बहुत सारा रुझान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ रहा, और फॉर्चुनेटली हमारे लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का सप्लाई बड़ा अच्छा था। लास्ट ईयर हमारा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा, और इसके कारण हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो वो 83% से ग्रो करा Q1 में। तो एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। इसके अलावा जो हमने लास्ट ईयर नए नेटवर्क लॉन्च करा था हमने लास्ट ईयर, अब हम 40 सिटी और ऑलमोस्ट 100 आउटलेट्स में प्रेजेंट हैं, तो जो हमने नेटवर्क स्प्रेड करा उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, हम कस्टमर को वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं फाइनेंस का जो और कोई नहीं दे पाता है। अगर आपको कुछ EMI कम करनी और 6th में आप ज़्यादा पे करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक बहुत एप्रीहेंशन था कि इसकी रीसेल प्राइस का क्या होगा, तो हमने उसमें अश्योर्ड रीसेल प्राइस भी दिया है प्रोडक्ट, जिसमें जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में थोड़ा उनको चिंता है कि आगे जाके रीसेल का क्या होगा, उसके लिए अश्योर्ड बायबैक जो हमने दिया वो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। सो एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस, इट हैज़ रियली हेल्प्ड अस इन ग्रोइंग वेरी वेल इन द Q1। फैंटास्टिक सर। आपने कहा कि ग्लोबल हेडविंड्स के साथ कई सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने Q1 इतना पॉजिटिव बनाया। अगले जो क्वार्टर्स हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो ग्रोथ आपने देखी है ये सस्टेन रह पाएगी? देखिए, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, वैसे तो थैंकफुली आज सुबह का जो सीज फायर हुआ है उसके कारण आपने देखा स्टॉक मार्केट बहुत बढ़ गया है। आई होप ये सिचुएशन ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो पेंट अप डिमांड है अभी इस समय जो लोग रुके हुए हैं इस सिचुएशन के कारण, जब वो वापस आएंगे तो मुझे लग रहा है ग्रोथ और भी अच्छी होगी। तो अगर लेकिन ये सिचुएशन कंटिन्यू करती है तो डेफिनेटली मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट रहेगा। बट आई थिंक सबको पता है कि अगर ये सिचुएशन लंबी रही तो वर्ल्ड क्रॉस इकोनॉमी में इम्पैक्ट आएगा, और बहुत जो कि हर एक कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये सब लोग वापस आएंगे ताकि नॉर्मल बिजनेस रहे, और वर्ल्ड ओवर पीपल आर एबल टू हैव व्हाट दे वांट एंड इकोनॉमी ग्रो करेगी इन मार्केट में। सर, एज यू सेड, आज जो खबर आई उसके बाद थिंग्स आर लुकिंग अ लिटिल बेटर, वी कैन थिंक ऑफ अ बेटर फ्यूचर अहेड। बट इफ़
अगर कोई टर्न अराउंड होता है और वापस उसी स्थिति पे जाते हैं, और जैसा कि आपने कहा कि सिचुएशन अगर बुरी हो जाती है, तो इज देयर ए प्लान बी? देखिए, प्लान बी में ये है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, Q1 में अगर हम BMW की 17% ग्रोथ निकाल दे तो लग्जरी एक्चुअली डिक्लाइन हुआ है। तो फिर हमारे पास एक ही अपॉर्चुनिटी बचती है कि अगर केक बड़ा नहीं हो रहा है तो उस केक में से आप अपना जो पाई है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास काफ़ी एमुनेशन है, नए प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट हम एक्सपैंड कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज है, और अभी हमने यूज्ड कार के ऊपर भी फोकस बढ़ा दिया है, जिसमें हम पुरानी गाड़ी अगर आती है तो हम उसको ख़रीद के नई गाड़ी बेच रहे हैं। तो ये सब एवेन्यूज़ बचते हैं। अगर मार्केट नहीं बढ़ता है तो एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर आप कैसे प्ले करते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर, आपने एम्यूनेशन की बात करी, यानी कि प्रोडक्ट्स, और आपने इस साल 27 गाड़ियां, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जिसकी बात कही थी, जिनमें से 4 आ चुकी हैं, यानी 23 गाड़ियां अभी और आनी हैं। क्या उन 23 गाड़ियों के बारे में आप बता सकते हैं कि वो किस किस कैटेगरीज़ में आने वाली हैं, कितने उसमें नए नेम प्लेट होंगे, कितने फेसलिफ्ट होंगे, और BMW मोटराड की तरफ से कितने होंगे? देखिए, इसमें से जो 27 मॉडल हैं, इसमें से 6 बिल्कुल ब्रांड न्यू कार्स हैं जो इंडिया में नहीं हैं, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। 4 गाड़ियों में बहुत मेजर चेंज लेके आ रहे हैं, तो 10 गाड़ियाँ तो बिल्कुल मतलब नई / बिग चेंजेस हैं। 17 गाड़ियाँ स्पेशल एडिशन हैं। तो स्पेशल एडिशन में भी क्या होता है, कस्टमर को लगता है यार ये गाड़ी तो सबके पास है, मेरी गाड़ी में डिफरेंट क्या है। तो जैसे अभी हमने मिनी की एक विक्ट्री एडिशन लॉन्च करा लास्ट क्वार्टर में, और वो आते ही सोल्ड आउट होगी। उससे पहले हमने कन्वर्टेबल लॉन्च करी थी, वो सोल्ड आउट हो गई। तो हम सेडान्स लेके आएंगे, कुछ कन्वर्टेबल्स लेके आएंगे, SUVs लेके आएंगे, इलेक्ट्रिक कार्स लेके आएंगे, और मिनी और मोटरसाइकिल्स भी लेके आएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता, बट इन ब्रीफ जो मैंने बताया ये आने वाला है। Sir, as a journalist who test these cars and bikes, I am really excited because 23 new products is we are going to be really busy this year. But sir, if coming back to challenges, कई सारे challenges की आपने बात करी. Are there any other challenges that you foresee for the luxury market? क्या policy side से आपको कोई challenges दिखते हैं? और वो पूछने से मेरा मकसद ये भी है कि इलेक्ट्रिक और आइस में फासला कम होता जा रहा है। इलेक्ट्रिक में ग्रोथ आपने 24% की जो बताई, वो बहुत अच्छी ग्रोथ है। वो ग्रोथ को सस्टेन करना भी पॉसिबल है आपने कहा, लेकिन क्या अभी भी इस लिहाज से भी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज़ या सपोर्ट ज़रूरी है, या अब इलेक्ट्रिक बिना किसी सपोर्ट के आगे बढ़ सकता है? देखिए, अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो प्राइस है वो आइस मॉडल्स के बराबर क्यों आ रही है, उसमें बहुत श्रेय गवर्नमेंट को जाता है। देखिए, नॉर्मल आइस गाड़ी पे अगर मैं SUV लेता हूँ 40% ड्यूटी है, EV के ऊपर 5% ड्यूटी है, तो 35% का बेनिफिट है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 0% टैक्स है एज अगेंस्ट एवरेज ऑफ 12-13%। अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो 47% बेनिफिट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मिल रहा है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस है वो 10 से 15% ज़्यादा है। दैट मीन्स जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो नॉर्मल पेट्रोल डीजल से ऑलमोस्ट 60-70% महंगी है। अगर ये बेनिफिट्स नहीं रहेंगे और जो प्राइस डिफरेंस है दोनों के बीच में फिर बढ़ जाएगा, तो जो आज 4.5% पेनिट्रेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वो फिर कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये गैप को मेंटेन रखा जाए टैक्स के अंदर, ताकि जो एक्सेप्टेंस लेवल है वो बढ़े। एक बार एक्सेप्टेंस लेवल जो है 15-20% तक पहुंचता है, उसके बाद सोचा जा सकता है कि टैक्सेस बढ़ाए जाएं। और लग्जरी व्यू पॉइंट से क्या है, कई बार ये हो जाता है कि अच्छा लग्जरी में बढ़ा देते हैं, तो वो भी एक बहुत डेट्रीमेंटल है, क्योंकि ओवरऑल जब कस्टमर ख़रीद रहा है गाड़ी और ये कस्टमर और भी ज़्यादा ड्राइव करता है, तो कहीं ना कहीं फ्यूल प्राइसेस में आपका जो इंपोर्ट है वो कम हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये मास है या लग्जरी है, क्योंकि कई बार नैरेटिव गलत बन जाता है। जब आप एक जैसे ही आपने इधर बढ़ाया तो फिर लग जाएगा कि अब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ गाड़ियों के ऊपर भी प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो एक नेगेटिव सिग्नल जाता है मार्केट में। तो मेरे ख्याल से चाहे वो लग्जरी हो चाहे वो नॉर्मल कार हो, हमें सब पे बराबर रखना चाहिए, ताकि जो कस्टमर है ओवरऑल उसका जो रुझान है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ रहे। सर, एक आखिरी सवाल मिनी को लेकर। मिनी में भी अच्छी ग्रोथ देखी गई है, लेकिन नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या आपको लगता है कि मिनी स्टैंड अलोन भी आने वाले टाइम में काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, या अगेन इट्स गोना रिमेन ए लाइफस्टाइल प्रोडक्ट?
देखिए, इस साल हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान्स हैं मिनी के लिए, और अब आप देखोगे इंडिया में लाइफस्टाइल हर कैटेगरी के अंदर आ रहा है, तो क्यों ना मिनी भी आगे आए इसके अंदर। तो प्लान्स हम जैसे हम प्लान करेंगे स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ, मे बी वी आर लुकिंग एट ऑलमोस्ट डबलिंग द मिनी नंबर्स दिस ईयर। तो हमारा बहुत सारे लॉन्चेस जो 27 गाड़ी हैं उसमें से 5 या 6 मॉडल 10 मॉडल मिनी के आ रहे हैं, उसमें से 27 में से 10 मॉडल मिनी के आ रहे हैं। तो देखो कितना फोकस है, 15 BMW, 10 मिनी और 2 मोटरसाइकिल्स। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है हमारा इसके ऊपर, ताकि मिनी की मार्केट को ग्रो करें, और हमें काफ़ी उम्मीद है कि शायद हम मोर देन डबल द वॉल्यूम्स करेंगे मिनी के अंदर इस साल। Thank you very much, Hardeep sir, for taking time out, and congratulations once again on the superb number.